हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं धूमिल की कविताओं को, जो कि हमें एग्ज़ाम में लगी हुई हैं। धूमिल की कुल 4 कविताएं हमें सिलेबस में लगी हैं, जिसमें से आपका नक्सलबाड़ी है, दूसरी मोचीराम है, तीसरा अकाल दर्शन, चौथी जो है वो रोटी और संसदीय। चारों ही कविताएं जो है हमें एग्ज़ाम में लगी हैं। नक्सलबाड़ी की बात करें तो ये काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। मोचीराम ये भी काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। अकाल दर्शन की बात करें तो ये भी आपका संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संग्रहित है, प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। रोटी और संसद की बात करें तो ये कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी है। ये 4 कविताएं हमें लगी हैं, जिनको हम पूरा डिटेल के साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं एक साथ में। छोटी छोटी कविताएं हैं, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पर कुछ पॉइंट हैं बीच में हाईलाइटेड जो हमें बिल्कुल देखने हैं। तो चलिए नक्सलबाड़ी को देख लेते हैं कि प्रथम प्रकाशन वर्ष इसका कि 1967 में ये बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख में, ठीक है, यहाँ से याद रखिए कि बनारस से निकलने वाली पत्रिका आमुख में ये प्रकाशित हुई थी। पृष्ठभूमि की बात करें यहाँ पर तो 1967 में बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक जगह, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ मैं आपके लिए, हाँ ठीक है, ओके, है ना। तो चलिए पृष्ठभूमि 1967 ईस्वी में बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक जगह से जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था, और इसका व्यापक प्रभाव तत्कालीन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि पर पड़ा था। और इस आंदोलन ने 60 के दशक में उपजे क्षोभ, निराशा व विद्रोह की दिशा को जन्म दिया था। अब आपने याद रखना है कि नक्सलबाड़ी जो कविता है इनकी, ये बंगाल में बोला जो जमींदारों का शोषण हुआ था, तो शोषण के विरुद्ध, ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, ठीक है। इसका जो व्यापक प्रभाव था, ये उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है, इन जगहों पर पड़ा था। जगहें बिल्कुल याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस दशक की बात की गई है तो आपने याद रखना है, एक मिनट, किस दशक की बात की गई है तो आपने याद रखना है, यहाँ 60 के दशक की बात की गई है ना। आगे कविता धूमिल की ये कविता नक्सल आंदोलन के समर्थक में खड़ी हुई थी। चलिए इसको देखना शुरू करते हैं, नक्सलवाड़ी कविता को, जिसे हमें पढ़ना है, जिसकी पंक्तियों को पूरा हमें ध्यान से देखना है। शुरू करते हैं। नक्सलवाड़ी कविता की शुरुआत सहमति से होती है, ठीक है। यहाँ पहला शब्द ही, पहली पंक्ति ही आपकी सहमति आती है। देखते हैं, आप पंक्तियों का क्रम बिल्कुल याद रखिएगा। नक्सलवाड़ी कविता सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। भूख का इलाज किसके पास है? नींद के पास है। मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जांग पर भूल आया है। याद रखिएगा, यहाँ पे नक्सलबाड़ी जो कविता है आप कि उसमें वह अपनी जुबान कहाँ भूल आया था, तो याद रखना है सहुआइन की जांघ पर भूल आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, मैं हाईलाइट कर दूंगी साथ में। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। बहुत बार ये पंक्ति रिपीट हुई है, दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। किस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं? तो ये आपकी जो है वो नक्सलबाड़ी से, ठीक है, नक्सलबाड़ी से ये पंक्तियां ली गई हैं, ठीक है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घोंसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? किस हाथ के? हाथ कौन सा है आपका? यहाँ पर दाहिने हाथ की बात की गई है ना। यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर गांड सिर्फ बायां हाथ, ठीक है ना, मगर गार्ड सिर्फ बायां हाथ धोता है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। वक्त के फालतू हिस्से में
छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी हैं और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। अब यहाँ पर आप संसद से सड़क तक रिलेट मत कर देना, याद रखना कल तुम संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। ये नक्सलवाड़ी कविता से पंक्तियाँ जो हैं वो ली गई हैं, याद रखिएगा इनको, ठीक है। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है, मतलब कि इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा में लंबे सुनसान में, किसकी भाषा में? लेखपाल की भाषा में। लंबे सुनसान में जहाँ पालों और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता है। सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है। सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है। झाड़ू किसका हिल रहा है? भंगी का झाड़ू। ये लास्ट की पंक्तियां हैं, ये भी याद रखना है ना। नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान। और एक जंगल है मतदान के बाद खून में अंधेरा पछींटता हुआ जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा। किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को मैं बुरब्बत चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार, आखिरकार, ये अंतिम पंक्तियां हैं नक्सलवाड़ी की। आखिरकार, आखिरकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नक्सलवाड़ी कविता खत्म होती है। आपको करना क्या, आपका सिर्फ इतना सा काम है कि आप शुरुआत की 5 पंक्तियां, बीच की आप 5 पंक्तियां और लास्ट की 5 पंक्तियों को ध्यान से देख लीजिए। आपका क्रम बहुत आसानी से एग्जाम में निकल जाता है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इसको आप बिल्कुल अपने इसमें लगा सकते हो, है ना। बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा, नक्सलवाड़ी नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है। यहाँ से शुरू होते हैं, बालिगों के बीच चालू मत करो जंगल के जिरह करने के बाद। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए। आगे हम चलते हैं मोचीराम, जो इनकी दूसरी कविता है। मोचीराम तो बिल्कुल छोटी सी इनकी कविता है, ठीक है, पर फिर भी देखना बनता है। ये भी आपकी संसद से सड़क तक 1972 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक जो है उसी में ये आपके प्रकाशित है। छोटी सी है। रामपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वे हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो ये है कि चाहे जो हो, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, सबकी अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। याद रखना है, चेचक बीमारी का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, है ना। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टांकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को। ना वह अक्लमंद है, ना वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या विसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है ना। हिटलर का जिक्र, चेचक बीमारी का जिक्र, ठीक है। इसे बांधो, उसे काटो, हियाँ ठोको, वहाँ पीटो,
दिशा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को कोना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए किस जानवर का जिक्र किया गया है तो बानर का, है ना। गरज ये है कि घंटे भर खटकता है, खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चूहों और सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील में दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो ये है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, है ना। बसंत ऋतु का जिक्र किया गया है, याद रखिएगा, है ना। ये दिन तो तांत की तरह तनाता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रामपी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। रामपी से ही कहानी आपका ये कविता शुरू होती है और बीच में पंक्तियां आपकी रामपी की आती हैं, लास्ट लास्ट में। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और ये चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत ये है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म के अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भविष्य गढ़ने में बोला कौन अपनी अपनी जगह खड़ा है, तो चुप और चीख जो है ना, ये भविष्य गढ़ने में अपनी अपनी जगह दोनों जो हैं वो खड़े हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये लास्ट वाली पंक्तियां हैं। आपको पंक्तियां, कविता की पंक्तियों का क्रम लगाने के लिए मैंने आपको बताया, शुरुआत की 5 पंक्तियां, बीच की 5 पंक्तियां और लास्ट की 5 पंक्तियां देख लीजिए। आपका प्रश्न 101% श्योर है कि कभी गलत नहीं होगा, है ना। और ये भी याद रखिएगा कि एक समझदार चुप है। चुप कौन था? एक समझदार जो था वो चुप था। ठीक है, आगे अकाल दर्शन जो है, इनकी अगली कविता को देख लेते हैं। अकाल दर्शन, अकाल दर्शन की बात करें तो अकाल दर्शन ये भी संसद से सड़क तक, है ना। मैं पेन ले लूँ 1 मिनट। ये भी संसद से सड़क तक, इसी में ही ये प्रकाशित है। ठीक है, 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है। चलिए शुरू करते हैं धूमिल की कविता अकाल दर्शन। भूख कौन उपजाता है? शुरुआत कहाँ से हुई? भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है? उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो
और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे ना भूख मिट रही है ना मौसम बदल रहा है, जिससे ना भूख मिट रही है ना मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जल से जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। अकाल को किसकी तरह गाने की बात की गई है? अकाल को सोहर की तरह गाने की बात की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब भी उनसे कहा कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया। आधे से ज़्यादा शरीर किसने? भेड़ियों ने खा लिए। कौन से जानवर का जिक्र हुआ है? भेड़िया, है ना। मैंने आपको दूसरी कविता पढ़ाई, उसमें बानर का जिक्र हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक ये ख्याल ही उनका हत्यारा है ना। ये दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं असलियत नहीं समझते। अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाय से। हमने क्या बोला? हमने भेड़िया और गाय, भेड़िया और गाय, अभी तक दो जानवर जो हैं ये देख लिए हैं, ठीक है ना। ये सब कैसे होता है? मैंने उन्हें समझाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ। ये कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर परस्त हैं कि तटस्थ हैं, है ना। और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। एकता युद्ध की और दया किसकी? यहाँ पर याद रखिएगा, एकता को युद्ध की और दया को अकाल की पूंजी बोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाल दर्शन में एकता को किसका प्रतीक बताया गया और दया को किसका? तो एकता को युद्ध का और दया को अकाल की पूंजी बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ के असंख्य लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है ना। तो यहाँ पर आपकी ये जो कविता है अकाल दर्शन, ये भी ख़त्म होती है। बहुत छोटी सी कविता है पर बहुत अच्छी है। आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर कुछ हमने जो हाईलाइट शब्द किए उनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आपकी लास्ट कविता आती है रोटी और संसद, इसको भी अच्छा रोटी और संसद की बात करें तो रोटी और संसद, ये जो आपकी कविता है ये कल सुनना मुझे, मैं पेन ले लूँ एक मिनट, कल सुनना मुझे, ठीक है, कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह में संग्रहित है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1976 में ये प्रकाशित हुई थी, है ना, ठीक है। तो रोटी और संसद, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है। कितने आदमियों की बात की गई है? 3 आदमियों की, जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। बस इतनी सी है आपकी ये कविता, छोटी सी, है ना। तो यहीं पर हमारी धूमिल की सारी ही आज 4 कविताएं जो हमने पूरे डिटेल के साथ इनको देख लिया है ना। अगली वीडियो जो है वो हम महादेवी वर्मा पर लेकर आएंगे। उनकी सारी जो कविताएं लगी हैं उनको भी पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इन कविताओं को ही कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।